नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीपीएससी विद के। आज है कि इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश का इतिहास पार्ट 10। इसके पहले 10 वीडियो और आ चुकी हैं जिसमें हमने मध्य प्रदेश का इतिहास, जिसमें हमने मध्य प्रदेश का स्वतंत्रता आंदोलन, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, यह देखिए आप, जिसमें हमने बताया था आपको स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान देखा हमने। स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश के योगदान के अंतर्गत हमने देखा था बुंदेला विद्रोह, और फिर हमने 1857 की क्रांति में मध्य प्रदेश का योगदान देखा। इसके साथ ही साथ अब हम एंटर कर चुके थे मध्य प्रदेश के इतिहास में, जिसके अंदर हमने देखा आपका ताम्र पाषाण काल के 3 देखे हमने पार्ट, जैसे पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवीन पाषाण काल में मध्य प्रदेश में कहाँ से कौन कौन से जो आपकी संस्कृतियां थीं उनको देखा। और इसी के अंदर हमारा लास्ट टॉपिक है जो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के अंतर्गत, वह हमारा टॉपिक है आज का, जिसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, मालवा की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि जो एमपीपीएससी का जो हमारा नवीन सिलेबस है उसमें सीधा सीधा मेंशन है मध्य प्रदेश का इतिहास, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के इतिहास में आप समझ सकते हैं हमने मध्य प्रदेश का इतिहास की शुरुआत की है पुरा पाषाण काल से, और हमने साथ ही साथ देखा मध्य प्रदेश का स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान। यह पूरा कंप्लीट हो चुकी है हमारी सीरीज। इसके बाद अब हम देखेंगे मध्य प्रदेश की यह जो मालवा की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति है, इसको देखेंगे। इसके बाद आपको एक और वीडियो आएगी, उसमें हम लोग देखेंगे कहाँ से किस पुरातत्ववेत्ता को कौन कौन से प्रोडक्ट मिले, या कौन कौन सी जो कल्चर हैं, कौन कौन सी संस्कृतियां हैं, उनको किस पुरातत्ववेत्ता के द्वारा खोजा गया और मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से खोजा गया। यह सब हम देखेंगे इसके बाद की वीडियो में, परंतु इस वीडियो में हमारा मेन फोकस रहेगा मध्य प्रदेश की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति पर। दोस्तों यह भी बताना चाहूँगा, अभी कुछ समय से लगभग आपको 20 या 25 दिन से यह वीडियो रेगुलर नहीं आ पा रही थी, परंतु अब वीडियो आपको रेगुलर आएंगी। कुछ टेक्निकल इश्यूज थे, कुछ प्रॉब्लम थी, जिस कारण से मैं रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, परंतु अब वीडियो आपको रेगुलर मिलेगी। जी हाँ, और मेरी कोशिश यह होगी कि कम से कम समय में हम लोग मध्य प्रदेश 2020 का यह पूरा सिलेबस कवर कर लें, वह भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, आपके लिए किसी भी प्रकार की कोई भी कॉस्ट नहीं है इसके लिए। दिस इज जस्ट फॉर द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी। आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट ये मिल रहा है, बस आपकी एक ही गुरु दक्षिणा है। प्लीज़ एक बंदा कम से कम एक शेयर जरूर करे, प्लीज़ आप लोग एक शेयर करिए, एक लाइक करिए, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और डेली बेसिस पर आपको वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा, आज से डेली बेसिस पर आपको वीडियो मिलना शुरू हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं हमारी ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति। यह 10वें नंबर की वीडियो है। इसके पहले आप देखेंगे 10 वीडियो और अपलोड हो चुकी हैं। आप चाहें तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ, मगर कभी कभार डिस्क्रिप्शन की लिंक वर्क नहीं करती है, तो आप सीधा जाके चैनल के लोगों को क्लिक करेंगे, वहाँ से आप प्ले लिस्ट में जाकर मध्य प्रदेश नवीन पाठ्यक्रम देखेंगे। उस प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं, आपको पूरी मध्य प्रदेश जो एमपीपीएससी के अभी तक हमने वीडियो बनाई है वह आपको मिल जाएंगी। तो चलिए, यह 10 पार्ट है मध्य प्रदेश का इतिहास के अंतर्गत। हम देखेंगे आज की इस वीडियो में मालवा की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले यह वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, आप चाहे तो इन्हें भी प्लेलिस्ट में जाकर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमेशा मैं आपको बोलता हूँ, कभी भी व्हेनेवर वी प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एंड एनी ऑफ अदर एग्जाम, वी शुड हैव एट लीस्ट सिलेबस। हमें हमेशा सिलेबस को अपने साथ रखना है, क्योंकि सिलेबस ही हमारी सबसे बड़ी गाइडलाइन है। और मैं अगेन एंड अगेन आपको सिलेबस ही क्यों दिखाता हूँ, बिकॉज विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर कुछ जो पॉइंट है मैं वो हाईलाइट करना चाहूँगा, जैसे कि पहला पॉइंट यहाँ पर आप देखेंगे मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं। तो इसके अंतर्गत हम लोग अभी मध्य प्रदेश की घटनाओं पर हम अभी नहीं आए, हम अभी देख रहे हैं केवल और केवल मध्य प्रदेश का इतिहास, जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है संस्कृति और साहित्य। तो यहाँ से हम देख रहे हैं अभी मध्य प्रदेश का इतिहास, और मध्य प्रदेश के इतिहास में हम लोग क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश के इतिहास में आपका जो मध्य प्रदेश का इतिहास किस तरीके से था, पुरा पाषाण काल हमने देखा। और उसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि हम एक यूनिक वे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि इतिहास काफ़ी डिफिकल्ट है मध्य प्रदेश का पढ़ना, काफ़ी लोगों को समझ नहीं आता है। तो हमने सबसे पहले शुरुआत कहाँ से की थी, यहाँ से की थी, स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान। यह टॉपिक हमारा पूरा हो चुका है। जी हाँ, दिस टॉपिक इज कंप्लीट। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं मध्य प्रदेश का इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं और प्रमुख राजवंश, जिसके अंतर्गत घटनाओं से संबंधित हम देख रहे हैं मालवा की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति। इसके बाद हम देखेंगे मध्य प्रदेश में कहाँ से कौन सी संस्कृति मिली है और किस पुरातत्ववेत्ता द्वारा कहाँ से कौन सी संस्कृति, उनके साहित्य, उनका कल्चर कौन सा मिला है। इसके बाद हम सीधा जाएंगे मध्य प्रदेश के वैदिक काल में, जिसे लौह संस्कृति भी कह सकते हैं, और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश
प्रदेश के राजवंश। जी हाँ, और राजवंश के बाद इस तरीके से हमारा हिस्ट्री का ये वाला पोर्शन कवर होगा। देन हम लोग डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश की प्रमुख कलाएं एवं स्थापत्य कला। तो अभी इसलिए इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं मालवा की ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति। तो चलिए शुरू करते हैं। यह देखिए, यह मध्य प्रदेश का मैप है। मध्य प्रदेश को यह आप देख सकते हैं ज्योग्राफिकली रूप से कुछ भागों में बांटा गया है। यह आप देखेंगे, यह मध्य प्रदेश की मेन रीजन है। इसे मध्य भारत का पठार भी कहा जाता है। यह आपका बुंदेलखंड रीजन है। और यहाँ पर देखेंगे आप रीवा पन्ना का पठार, यह बघेलखंड, यह सतपुड़ा मैदान और यह नर्मदा घाटी। तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं मालवा की ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति की, तो यह पूरा इसका केंद्र रहेगा ये मालवा। मालवा आपको थोड़ा देर बताना चाहूँगा इंटरेस्टिंग फैक्ट रिगार्डिंग मालवा, यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ज्योग्राफिकल भाग है। जी हाँ, मध्य प्रदेश का अगर कोई ज्योग्राफिकल भाग सबसे बड़ा है तो वह है मालवा की यह ताम्रपाषाण। यह जो मालवा का जो पूरा केंद्र है यह है सबसे बड़ा, लगभग 28% भाग पर विस्तृत है यह मालवा का क्षेत्र। तो विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यह नर्मदा घाटी से लगा हुआ क्षेत्र है। नर्मदा घाटी सेकंड लार्जेस्ट हमारे मध्य प्रदेश का ज्योग्राफिकल भाग है, लगभग 26% इसके अंतर्गत एरिया कवर होता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग मालवा की ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति। मैं आपको थोड़ा ब्रीफिंग देना चाहूँगा। मालवा की जो ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति थी वह स्पेशली नर्मदा के किनारे ही बसी हुई थी। यहाँ से यहाँ तक लगभग यह विस्तृत थी। और यहाँ पर सबसे बड़ी इसकी प्रमुख बात यह थी कि यह सिंधु हड़प्पा सभ्यता की जस्ट बाद थी और मध्य प्रदेश की सबसे प्राचीन संस्कृतियों में से एक थी। और सेकंड इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि यह ग्रामीण सभ्यता थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपको, क्योंकि जितनी भी सिंधु हड़प्पा सभ्यता की जो भी सभ्यताएं थी वह नगरीय सभ्यताएं थी, परंतु यह जो मालवा की संस्कृति थी यह कैसी थी, यह ग्रामीण थी, यह रूरल बेस इकोनॉमी थी। यहाँ पर पशुपालन साथ ही साथ कृषि पर जोर दिया जाता था। और यहाँ के जो घर थे, यहाँ के जो हाउसेस थे वह किस तरीके थे, यहाँ के जो हाउसेस थे वह आपके बांस और मिट्टी की मदद से बनाए जाते थे। तो आप समझ सकते हैं जो मालवा की ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति थी उसकी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने यहाँ पर देखे। तो चलिए देखते हैं क्या है उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट। मालवा क्षेत्र से प्राप्त ताम्रकालीन अवशेषों के आधार पर ही इसका नाम मालवा की ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति रखा गया। तो जो मालवा से प्राप्त हुए हैं जो अवशेष, मैंने बताया आपको इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें हम पूरा डिस्कस करेंगे कि कहां से कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं, किस पुरातत्ववेत्ता द्वारा अवशेष प्राप्त किए गए हैं और वर्तमान में वह क्षेत्र मध्य प्रदेश के वर्तमान में किन शहरों के पास वह हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट जो अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो यह सब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें हम केवल और केवल फोकस हमारा होगा मालवा की ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति पर। तो इसका नाम मालवा की ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति क्यों रखा गया, क्योंकि जो मालवा में इसका प्राप्ति हुई है, मालवा जो रीजन है उसी आधार पर इसका नाम ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति रख दिया गया। देखते हैं मुख्य रूप से, काफी इंपॉर्टेंट है ये, मुख्य रूप से यह सभ्यता सर्वप्रथम नावदा टोली, तो जो नावदा टोली है वह उसका प्राचीन जो मालवा था हमारा, जो आप देखेंगे यहाँ पर यह जो मालवा रीजन है इसका प्राचीन नाम क्या था, नावदा टोली। तो विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है कि जो नावदा टोली वर्ड है यह कहाँ का प्राचीन नाम था, यह आपके मालवा का प्राचीन नाम था, नावदा टोली। तो काफी इंपॉर्टेंट है। नावदा टोली और महेश्वर के उत्खनन से प्राप्त हुई है। महेश्वर जैसा कि सभी को मालूम होना चाहिए, महेश्वर वर्तमान के आपका जो खरगोन डिस्ट्रिक्ट है वहां पर पड़ता है महेश्वर। तो इन दोनों के उत्खनन से मुख्य रूप से यह जो संस्कृति है मालवा की ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति यह प्रकाश में आई। तो हमें याद रखना है कि यह प्रकाश में कहां से आई, नावदा टोली जो मालवा को कहते थे। मैं अगेन आप लोगों से कहना चाहूंगा प्लीज आप नोट्स जरूर बनाइए इनका, और आज से आपको वीडियो कंटिन्यू मिलना शुरू हो जाएगी। अभी जो लेट लतीफी हुई उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। अब आप रेगुलर अपने नोट्स तैयार करते जाइए और हम जल्द ही हमारा सिलेबस कवर कर लेंगे। तो नावदा टोली मालवा और महेश्वर के उत्खनन में प्रकाश में आई। सेकंड पॉइंट देखते हैं हम, नावदा टोली नर्मदा के उत्तरी तट पर स्थित है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरीके के क्वेश्चन बनने के काफी अधिक चांसेस होते हैं। तो जो नावदा टोली जिसको हम जानते हैं मालवा के नाम से, तो यह कहां पर स्थित है, यह स्थित है आपके नर्मदा घाटी के उत्तरी तट पर। तो आपको अगेन याद रखना है जिसको मालवा कहते हैं नावदा टोली को, तो यह कहां स्थित है, नर्मदा घाटी के उत्तरी तट पर। अब मैं आपको बताना चाहूंगा उत्तरी तट है कहां पे। तो आप देखेंगे, ये देखिए आप, यह है नर्मदा घाटी। आप यहां से देखेंगे, आपको यहां से कलर चूज करते हैं हम लोग डिफरेंट। ये देखिए आप, नर्मदा घाटी ये हो गई आपकी,
ये नर्मदा घाटी हो गई। अब इसका अब आप देखेंगे उत्तरी तट, तो उत्तरी तट कौन सा कहलाएगा, तो उत्तरी तट कहलाएगा ये एरिया। जी हाँ, यह जो एरिया है इसे मानेंगे हम उत्तरी तट। तो जो मालवा रीजन का जो उत्तरी तट है, जो उत्तरी एरिया है, वह कौन सा है, यही है। और इसी एरिया पर स्थित था आपका यह जो हमने देखा नावदा टोली। तो कहाँ पर स्थित था, उत्तरी तट पर यह स्थित था। यह हमारा उत्तरी तट है यहाँ पर। और साथ ही साथ देखते हैं हम महेश्वर, जिसका हमने सेकंड नाम पढ़ा, तो महेश्वर नर्मदा घाटी के दक्षिणी तट पर स्थित था, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहां पर था यह, नर्मदा घाटी के दक्षिणी तट पर था। तो जब उत्तरी ये है तो दक्षिणी कौन सा होगा, यह वाला क्षेत्र जो है आपका, यह मालवा का क्या कहलाएगा, दक्षिणी तट। तो हमने यहां पर समझा कि नावदा टोली का नाम क्या था, प्राचीन मालवा था, और नावदा टोली आपके कहां पर स्थित था, दक्षिणी तट पर स्थित था। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट, आपको बताता हूं, यह है मालवा का मैप। यह देखिए वर्तमान मैप आप देख सकते हैं मालवा का, यह इंदौर, यह पूरा क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। तो देखते हैं मालवा की ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति के अन्य प्रमुख स्थल। अब हम यहाँ पर देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट स्थल, जो उस समय के स्थल प्राप्त हुए हैं मालवा की ताम्रपाषाण संस्कृति के, वह कहाँ कहाँ प्राप्त हुए। तो पहला है नागदा, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एरण, तो क्वेश्चन आपको इस तरीके से बनाया जा सकता है प्री में कि यह जो नागदा है यह किस संस्कृति से संबंधित है, यह एरण किस संस्कृति से संबंधित है। एरण तो काफी इंपॉर्टेंट है। एरण का नाम हम लोगों ने कई बार देखा है, क्योंकि जो सती प्रथा का पहला साक्ष्य मिला था, भीम द्वितीय की जो पत्नी थी उनके द्वारा सती प्रथा का पहला साक्ष्य वह कहाँ पर मिला था, एरण में ही मिला था। तो थर्ड देखेंगे आप कायथा, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कायथा वर्तमान में आपके उज्जैन के पास में है स्थित है, नागदा भी उज्जैन के पास में ही स्थित है, और एरण आपका सागर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। मनोती, यह सब मालवा रीजन की जगहें हैं, इनका नाम इंपॉर्टेंट है। इनाम गांव होशंगाबाद के पास में है ये। तो यह सब हमने यहाँ पर देखा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा, मालवा की जो ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति थी इसका खोज किसके द्वारा की गई थी, इसकी खोज की गई थी आपके डॉक्टर एच.डी. सकलिया। काफी इंपॉर्टेंट है ये, डॉक्टर एच.डी. सकलिया, इनका नाम नोट करिए आप, काफी इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएगी। तो जो डॉक्टर एच.डी. सकलिया थे, इनको ही मालवा की जो संस्कृति है इसकी खोज का श्रेय जाता है। परंतु आप यह भी नहीं कह सकते कि केवल और केवल डॉक्टर एच.डी. सकलिया ही इसमें इन्वॉल्व थे। आगे चलकर आपको वाकड़कर जी का भी नाम इंपॉर्टेंट मिलेगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट नाम है। तो परंतु इस संस्कृति की शुरुआती खोज किसके द्वारा की गई थी, इसे नाम किसके द्वारा दिया गया था मालवा की संस्कृति, तो एच.डी. सकलिया द्वारा इसका श्रेय जाता है। तो विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। यहां पर हम लोग अब देखते हैं पूरे इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो इस संस्कृति का प्रमुख स्थल कौन सा है, कायथा। मैंने बताया था आपको उज्जैन के समीप यह है। इस संस्कृति का सबसे इंपॉर्टेंट स्थल भी यही है, और यहीं से इस संस्कृति की खोज के सबसे इंपॉर्टेंट साक्ष्य भी मिलते हैं। देखते हैं वर्तमान में कायथा उज्जैन से 25 किलोमीटर दूर चंबल की सहायक नदी काली सिंध के दाएं तट पर है। तो मैं आपको अगेन बताना चाहूंगा कहां पर है ये, चंबल की जो सहायक नदी है काली सिंध, तो उसके कहां पर है ये, दाएं तट पर, काली सिंध नदी के दाएं तट पर स्थित है। तो जो काली सिंध नदी है उसके दाएं तट पर स्थित है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा यह काली सिंध नदी कहां से निकलती है, यह काली सिंध निकलती है देवास के बगाली से। आपको याद होना चाहिए, ज्योग्राफी में जब हम आगे मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी पढ़ेंगे उसमें मैं आप काफी अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा, मगर यहाँ पर मैं थोड़ी सी ब्रीफिंग आपको दे रहा हूँ, लिंक करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो काली सिंध नदी है देवास के बगाली से निकलती है, और यहीं पर इसके कौन से नंबर के तट पर है, इस पर है दाएं तट पर। समझ रहे हैं आप, इसके दाएं तट पर यह स्थित है उज्जैन से 25 किलोमीटर दूर। इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आगे चलकर आपको वाकड़कर जी का नाम मिलेगा। तो 1964 में कायथा जो काफी इंपॉर्टेंट है ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति मालवा की, उसका प्रमुख स्थल है। इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, 1964 में वी.एस. वाकड़कर ने इसकी खोज की थी। थर्ड देखते हैं हम, इस संस्कृति का आर्थिक ढांचा कैसा था। मैंने आपको पहले बताया था ग्रामीण प्रधान था। काफी इंपॉर्टेंट है, कभी भी आप ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति कोई भी हो उसका जब भी आप नाम देखेंगे तो उनका अधिकतम जो ढांचा था वह कैसा था, शहरी था। जो सिंधु हड़प्पा सभ्यता थी या जो अन्य स्थल थे उन सबका जो वेश था वो क्या था, शहरी। परंतु यह एक इसकी स्पेसिफिक पॉइंट था, यह कैसी थी, यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्रधान थी। तो यह हमेशा याद रखना है, हमें कंफ्यूजन नहीं होना है। कभी भी क्वेश्चन आता है कि मालवा की ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति का जो आर्थिक ढांचा था वह कैसा था, वह ग्रामीण प्रधान था। अब आर्थिक ढांचा जब ग्रामीण प्रधान था तो ग्रामीण का जो ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक कार्य क्या होता है, आप ऑब्वियस सी बात है अनुमान लगा सकते हैं, जैसे कि कृषि कार्य और पशुपालन। तो वही यहाँ का भी प्रमुख व्यवसाय था। 6 नंबर देखते हैं, इस सभ्यता के लोग गृह निर्माण हेतु मिट्टी, काफी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपने देखा था सिंधु हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या करते थे, वह गृह निर्माण के लिए
ईंट का प्रयोग करते थे। देख रहे हैं आप, वो भी पक्की ईंट का प्रयोग करते थे। परंतु यहां पर आपको क्या मिलेगा, यहां पर आप एक यूनिक तरीका देखेंगे, केवल और केवल मिट्टी एवं बांस का प्रयोग करते थे। तो विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यह कई रूपों में एक अलग ही रूप लिए हुई संस्कृति है, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस काफी अधिक हो जाता है। 7वें नंबर देखते हैं, इसकी आयु गणना देखते हैं। जैसा कि सभी को मालूम होना चाहिए, जो कार्बन 14 एक विधि है, इसके माध्यम से क्या किया जाता है, इसके माध्यम से जांच की जा सकती है। किसी भी जो फॉसिल्स मिलते हैं उस समय के, उनकी जांच की जाती है। उसके आधार पर इसकी तिथि बताई गई है लगभग 1700 से 1200 ईसा पूर्व। यह टाइपिंग मिस्टेक हुई है यहाँ पर कुछ, मैं आपको बताना चाहूँगा। इसकी जो रियल है यहाँ पर आप देखिए 1700 होगा आपका, यहाँ पर ये गलत है। यहाँ पर आपका 1700 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व इसका क्या है, जो इसका टाइम एरा माना गया है। किसके द्वारा माना गया है, कार्बन डेंटिंग विधि के अनुसार। तो यहीं पर हमारी यह मालवा की ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति समाप्त होती है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे आपका किस क्षेत्र से, किस पुरातत्ववेदता द्वारा कौन सा जो अवशेष है वह पाया गया है, और वो वीडियो आपको कल मिल जाएगी। नेक्स्ट डे आपको अपलोड हो जाएगी वह वीडियो, और डेली बेसिस पर यह वीडियो जरूर मिलेगी आपको। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर जरूर करिए, क्योंकि आपका एक शेयर, आपका एक लाइक हमारे लिए काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद दोस्तों।